से बंद एग्जिट पोल तो है ही, और सबसे तेज नतीजे एग्जिट पोल के आपने यहीं पर देखे हैं हम सब के साथ। और आंकड़ा देख लीजिए नीचे, अब की बार 400 पार का मोदी का जो नारा था, हमारा एग्जिट पोल कह रहा है ये नारा हवाई बिल्कुल नहीं था। एनडीए वाकई 400 पार जा सकता है। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है 371 से 401 पहुंच सकती है एनडीए की टैली। 109 से 139 इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और बाकी दलों को सब मिला करके 28 से 38 बाकी सारे दल इसके अंदर शामिल हैं। अब बीजेपी अपने दम पर 230 से ज्यादा सीटें ला सकती है। मैक्सिमम सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं, तो वो 64, 52 से 64 ये रेंज है कांग्रेस पार्टी की। एक एक पार्टी का आंकड़ा आपके सामने अब ये भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी मुमकिन है इस बार कांग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्ष का दर्जा मिल जाए, लेकिन सत्ता उसके हाथ से वही कोसों दूर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार फुल मेजॉरिटी के साथ ही नहीं, बल्कि 14 से ज्यादा, 19 से ज्यादा सीटें लेकर तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जिन भी लोगों ने कहा कि यह लहर वाला चुनाव है, दिखता है कि मोदी के काम पर वोट पड़ा है, वो इस एग्जिट पोल के अंदर दिखाई दे रहा है। और इसको जिस भी तरीके से एनालाइज किया आपने देखा, हर राज्य के बारे में महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है नरेंद्र मोदी के लिए। एग्जिट पोल में साफ नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी के किए गए काम, चाहे घर दिया हो, किसी को टॉयलेट बना करके दिया हो, राशन बंटवाया हो 80 करोड़ जनता के अंदर, नल से जल दिया हो, इस सब का बहुत ज्यादा असर उस लाभार्थी वर्ग का नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचा है। वो एग्जिट पोल साफ साफ इस वक्त दिखा रहा है। सारे राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी खाता ही नहीं खोल रही, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में जितने नुकसान की उम्मीद बीजेपी को कांग्रेस कर रही थी, बीजेपी को होगा, नहीं हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, उसकी भरपाई बंगाल से हो गई, जहां नंबर 1 पार्टी टीएमसी को पछाड़कर बीजेपी बन सकती है। ओडिशा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन, दुगनी कर रही है अपनी सीटें, 8 से बढ़ाकर 16 तक भी बीजेपी जा सकती है। तो जहां जहां भी भाजपा को कुछ नुकसान हुआ, उसकी भरपाई बीजेपी ने ज्यादा की है। इसीलिए आपको बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगियों से जितनी उम्मीद थी शायद उतना साथ बीजेपी को ना मिल रहा हो, लेकिन बीजेपी अपने दम पर जहां लड़ी, खूब डटकर लड़ी और ज्यादातर सीटें जीती, भारतीय जीतेगी, ऐसा प्रेडिक्शन ये एग्जिट पोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, इस चुनाव में देखिए ये चर्चा हमेशा चलती थी, लेकिन कोई चेहरा नहीं दिया गया विपक्ष की तरफ से, और दे भी दिया गया होता तो क्या उसका कोई असर पड़ता अगर ये मोदी की लहर, और लहर नहीं तो और क्या है संजीव जी? देखिए, राहुल गांधी बनाम मोदी तो ये चुनाव कभी हुआ नहीं। होता तो शायद बीजेपी को बहुत लाभ होता उससे। ऑलरेडी आपके एग्जिट पोल में बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता विपक्ष की ये तो समझदारी की बात थी, कोई एक चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि मोदी के सामने चेहरा टिकता नहीं। अगर एग्जिट पोल के नंबर सही निकलते हैं 4 जून को भी, तो इसमें कोई शक नहीं। जो पहले देवेंद्र ने एक बात कही थी कि एक तो महिला मतदाता बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस इलेक्शन में, जिसको शायद हम नहीं समझ पाए। और दूसरा, क्लियरली, जैसे मुझे अभी भी लगता है कि कोई वेव नहीं थी, तो मैं भी अपनी गलती बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लूंगा कि भाई मैं नहीं समझ पाया कि वेव थी, हमें नहीं दिख रही थी। बट मुझे अभी भी लग रहा है ये बहुत हायर साइड पे प्रोजेक्शंस हैं, और मैं 4 जून का इंतजार करूंगा और उसके बाद ज्यादा अच्छी तरह से टिप्पणी कर पाऊंगा। 272 इन क्वेश्चन है आपके लिए बीजेपी। मेरे हिसाब से एनडीए के साथ मिलके 300 मार्क क्रॉस करना एक चैलेंज है अभी भी इस इलेक्शन में, क्योंकि जितनी बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, देखिए उसमें किसी पोलस्टर की गलती नहीं है, किसी एनालिस्ट की गलती नहीं है, वो सब फंसी हुई स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यहाँ पे अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है? जैसे अगर सपोज मैंने 3000 लोगों से बात करी है, भावेश ने 1,69,000 लोगों से बात की है ना। सारे प्रोजेक्शंस उसके बेसिस पे हो रहे हैं 100-125 करोड़ के देश में। सो अल्टीमेटली जो रियल प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग फोर्थ को मिलेगा। बट अगर ये नंबर सही होते हैं, जैसे मैं दोबारा कह रहा हूं, बहुत ही अच्छी तरह से मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मानना पड़ेगा कि उनका असेसमेंट सही नहीं था। राइट। संजीव जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार ये तीसरी बार चुनाव है जो हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी तो बिल्कुल हरा नहीं सकते हैं, देखकर तो समझ में आ रहा है। देखिए, इस जीत में अगर ये नंबर सही जाते हैं तो ये जीत इसलिए और बड़ी है कि पहली नहीं दूसरी बार के इनकम्बेंट है। विश्व भर में कोई भी राजनायक, कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले चुनिंदा लोग हैं। भारत की राजनीति में दूसरे व्यक्ति होंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद। दूसरी बात, कोरोना के बाद जो भी चुनाव में गया पूरी दुनिया में, वो चुनाव अमूमन हारा है। तीसरी बात, यूक्रेन युद्ध के बाद जो मंदी आई, जो अनाजों की कमी, उसके बाद ये चुनाव, ये फैक्टर को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद आज चुनाव जीतते हैं, मतलब आपकी एक नेगेटिव
फोर्स चल रही है आपके पीछे, फिर आप इतना बड़ा चुनाव जीतते हैं। चाहे सीटें 320 भाजपा को आती हैं, 330 भाजपा को आती हैं, बल्कि मैं भावेश से भी पूछना चाहूंगा कि वोट शेयर आप कितना दे रहे हैं, कि 37% वोट शेयर शांतनु था जी, अगर भाजपा का। मार्केटिंग की लैंग्वेज में अगर बात करें कि ब्रांड फटीग भी होता है कि भाई ठीक है आप उसके भी बावजूद मतलब मोदी जी पिछले 10 साल से लगातार हैं, उनके ही नाम, उनके ही इर्द गिर्द चुनाव आता है। कई लोग कहते हैं भाई ओवर एक्सपोजर हो रहा है, उनकी ज्यादा रैली हो रही है, ज्यादा रोड शो हो रहा है। उनकी 200 से ज्यादा रैली और रोड शो है। ऐसा कौन सा पत्रकार नहीं है, आप में से 2 लोगों को इंटरव्यू दिया, उन्होंने किसको इंटरव्यू नहीं दिया? मतलब हर जगह से पहुंच गए हैं वो, हर जगह से पहुंच गए हैं वो, और उसके बीच में वो गेमर्स के साथ भी बैठ जाते हैं उसी चुनाव के बीच में। तो मेरे ख्याल से पब्लिक कनेक्ट है वो अतुलनीय है। 5 पॉइंट्स अगर हम ये पूछें जो बीजेपी को ये 401 के आंकड़े पर पहुंचाता है। और सबसे पहली बात कि नरेंद्र मोदी का काम, उनका चेहरा। दूसरी चीज कि गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति, वो किसी भी चुनाव के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस चुनाव में अगर आप देखें तो 200 से ज्यादा रैलियां उन्होंने की एक दिन भी ब्रेक लिए बिना। और पूरे कैंपेन के दौरान सौरभ आप देखें कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अलग अलग बयान दे रहे थे तो वो किसी बौखलाहट का नतीजा था। गृहमंत्री अमित शाह के आप स्पीचेज को उठा के देखें, पहले दिन से जिन इश्यूज की वो बात कर रहे थे आखिर तक उसी पे वो टिके रहे, क्योंकि बूथ से लगातार उनके पास रिपोर्ट आ रही थी। प्रधानमंत्री भी जो बोलते हैं वो गियर चेंज करने का बीजेपी का एक तरीका होता है कि किस फेज में, किस पॉकेट में हमें किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरी की जो बेनिफिशियरी वर्ग तैयार किया गया, उनको सिर्फ तैयार करके छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि पार्टी के भीतर कॉल सेंटर बना के, और सिर्फ पार्टी के भीतर नहीं, एक एक सांसद के ऊपर भी ये जिम्मेदारी थी कि आपकी कंस्टिट्यूंसी में जितने लाभार्थी हैं उनको फोन के मार्फत, चिट्ठी के मार्फत, अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत बार बार याद दिलाना है कि जो चीज आपको मिली है ये आपके वोट के बदौलत नरेंद्र मोदी क्योंकि प्रधानमंत्री बने इसलिए दिया गया है। जैसे एक कंस्टिट्यूंसी में अमेठी की बात कर लें, वहां पे 4 लाख लाभार्थी आवास वाले हैं, उन सबको रीच आउट किया गया है। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम था उसको बीजेपी ने तैयार किया है कि जो हमारा लाभार्थी वर्ग उन तक पहुंचे। और नरेशन के मामले में तो बीजेपी का जवाब, अमेठी रायबरेली तो खोल दीजिए आप भावेश। रायबरेली राहुल गांधी जीत रहे हैं, बिल्कुल जीतने कोई बहुत बड़ी मुश्किल है नहीं उनके लिए, और उसके लिए शायद बीजेपी खुद ही जिम्मेदार है। बीजेपी को यदि दिनेश प्रताप सिंह को ही टिकट देना था तो 2 महीने पहले दे दिए होते तो शायद अच्छा जो चुनाव लड़ते। अमेठी थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन स्मृति ईरानी निकाल लिया, अच्छा से निकाल लिया, जीत जाएंगी। अखिलेश यादव कन्नौज निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत उनको भी नहीं है। मैनपुरी और गाजीपुर सपा का, और आजमगढ़ निरहुआ, वो शुरू से दिख रहा था वहां सपा जीत रही है, शुरू से धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं वहां से। हाँ, मतलब जो आप मान रहे थे सपा की अच्छी सीटें हैं वो सारी सीटें समाजवादी देखिए पार्टी पूरे लगभग 20-22 ऐसी सीटें हैं, 20-22 ऐसी सीटें जिसमें उन्हीं में फाइट चल रही थी और उन्हीं में बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा था। क्योंकि शुरू में ओपिनियन पोल जितने भी आ रहे थे, शायद हमारा भी था जिसमें 75+ दिख रहा था, तो उनको ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उन्हें दिखा कि हम इतने सीटों में दिख रहे हैं तो शायद उनके यूपी में कांग्रेस को रायबरेली के अलावा कोई और सीट, सहारनपुर और कुछ हद तक संभव है कि बाराबंकी में शायद निकाल ले। टफ है लेकिन शायद बाराबंकी कांग्रेस पार्टी वाकई बहुत अच्छा लड़ी है बाराबंकी में, मतलब संभव है, नजदीकी मुकाबला रहा है। आपके लिए इस एग्जिट पोल की अगर ये नतीजे 4 तारीख को आते हैं, 5 हेडलाइन मुझे बताइए समिति। देखिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, दूसरा बड़ी बात है उनकी गारंटी, तीसरा भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन, चुनाव लड़ने की जो स्टाइल है अमित शाह के नेतृत्व के अंदर, तीसरा वो है। और चौथा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं जब तीसरी बार लौटूंगा तो क्या करूंगा, उसको लेकर बताया कि 5वीं अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, किस तरीके से कई बड़े मुझे रिफॉर्म करने, उसको लेकर उन्होंने जो बताया कि जनता को भरोसा दिया है कि भाई आप मुझे तीसरी बार दोगे तो देश को मैं 5वीं अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैं करोड़पति दीदी बनाने वाला हूँ, लखपति दीदी बनाऊंगा। ड्रोन को लेकर उन्होंने बताया, किस तरह से बताया कि नए मकान देना हो, कि बड़े रिफॉर्म मुझे करना है जिससे देश 2024 के लिए विकसित भारत बने। मुझे लग रहा है राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी कमजोरी यही कि राहुल गांधी न प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए तैयार हुए, न संगठन के अंदर जिम्मेदारी ली। पार्टी के बड़े नेता छोड़ते गए, उसके लिए वो बात नहीं करते। नीतीश कुमार चले जाते, वो नीतीश कुमार को फोन पे बात नहीं करते। गठबंधन में पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देते हैं और एक सीट मांगते हैं। उनकी इतनी ताकत नहीं हुई कि वो लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव के लिए सीट दिलवा सके। तो गठबंधन के अंदर राहुल गांधी की स्वीकारता नहीं है। कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी पार्टी छोड़ दी कि जो करना मल्लिकार्जुन खड़गे करे। लेकिन सर राहुल गांधी ने पहले जब जिम्मेदारी ले ली थी तब कौन सा नतीजे उनके फेवर में आ गए थे? तो फिर राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए ना राजनीति। फिर राहुल गांधी क्यों नहीं, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस क्या होगी? आप बोल दो कि भाई मल्लिकार्जुन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में एक कमेंट आ गया, बस अब जबान नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा था भावेश से कि वहां पे क्या हो रहा है पूर्णिया की सीट पे, क्योंकि पप्पू यादव नहीं, वहां पे जेडीयू अच्छा कर रही है और जो
पप्पू यादव को जो वोट जा रहा है वो आरजेडी के ही कोटे से जा रहा है, यादवों का वोट जा रहा है या मुस्लिमों का वोट जा रहा है, कुछ जरूर सवर्ण का वोट भी जा रहा है क्योंकि उनका वहां पे एक अच्छा कुछ खास रहा है। लेकिन चूंकि इन ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पीएम बनाने के लिए कोई पप्पू यादव को थोड़ी ना वोट करने जाएगा, इसलिए जो एनडीए का वोट था वो इंटैक्ट रहा। एक संजीव जी से मेरा सवाल है कि आप वरुण गांधी की सीट पे हाँ जीत रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे ये कोई नहीं पूछ रहा कि आप 5 बिंदु बताइए। मैं भी मैं भी आपके पास उनके 5 बिंदु क्यों नहीं आते? लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट कर देती हूँ हाँ, बताइए। कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है वो इस स्थिति में पहुंचा है, उसके 5 बिंदु क्या है? जीत के तो हमने डिस्कस कर लिए। नहीं, दोनों के दिए, चलिए आपके दोनों के 5 बिंदु सिमिलर है। 1 से 5 राहुल गांधी, 1 से 5 बिंदु जो है मोदी 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 अमित शाह। ओके, चुनाव सारा मोदी दोनों का था। तरफ 4, हाँ, फर्स्ट 4 मोदी, फिफ्थ लड़ाई एक लड़ाने वाले अमित शाह। भाई कोई और कारण हो ही नहीं सकता अगर इस तरह के नंबर सही निकलते हैं तो। बाकी तो फिर सब उसका इलैबोरेशन है, उसमें अलंकरण है, बाकी सब। सर आपके इस पे छोड़ रहा हूँ, एक पॉइंट में हम जेपी नड्डा जी को भी रखे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। मैं नहीं, वो चलिए आपका सम्मान करते हो। और संगठन तो पूरा काम करता ही है, लेकिन अमित शाह के चुनाव लड़ने की जो क्षमता है और ऊर्जा वो लगाते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन। माने उस तरह के मेहनत अगर आप देखें कि रात में 2:30 बजे 3 बजे प्रतिदिन वो जगे रहते हैं और 6 बजे के बाद वो उसी हिसाब से एक्शन में आ जाते हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल डे ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने ब्रेक लिया हो। और एक सवाल शांतनु ने आपसे किया था, वोट शेयर आप कितना देख रहे हैं यहाँ बीजेपी या इंडिया का? बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, उसके बहुत 41% है, लेकिन प्रोविजनल है वो, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होना था तो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। हमने अपनी टीम को बोला है कि उसका अपडेट कर दिया, उनको भेज दे। हमने वैसे प्रोविजनल वोट भेज दिया था, तो 41% के आसपास बीजेपी का अपना वोट, 37 से बढ़ के 41% बीजेपी वोट। उसके लिए बहुत बड़ी वजह जो बड़े राज्यों हैं, जैसे तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, बंगाल में वोट शेयर बीजेपी का बढ़ रहा है, केरला में बढ़ रहा है, उसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा में बढ़ रहा है, तेलंगाना में बढ़ रहा है। इन बड़े राज्यों में बीजेपी का बढ़ रहा है, कुछ राज्यों में बीजेपी का घट भी रहा है, जैसे राजस्थान हो गया आपका, उसके बाद हरियाणा हो गया आपका, महाराष्ट्र में भी कुछ डाउन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आप कुछ मान के चल सकते हैं बीजेपी का वोट जो बड़े अंतर होता था उसमें कुछ कमी जरूर आई है। सीटें भले बीजेपी जीत ले, लेकिन जो उसके बड़े अंतर होते थे उसमें शायद थोड़ी तीसरा चुनाव लगातार, वो कह रहे हैं तीसरे चुनाव लगातार जीतने के बाद भी वोट शेयर 5% बीजेपी का बढ़ाना, 4% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा लेना, ये अपने आप में गजब बात है। फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में 40% के ऊपर वोट पा जाना इतने कॉन्टेस्टेड इलेक्शन में वो बहुत बड़ा नंबर है। एक फैक्टर शांतनु जी, मोदी की हम बात कर रहे हैं, योगी फैक्टर की कितनी चर्चा हुई? योगी का चेहरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह प्रचार करता हुआ दिखाई बिल्कुल। अगर नरेंद्र मोदी ने 200 से ज्यादा रैली और रोड शो करी है, तो योगी आदित्यनाथ ने भी 200 से ज्यादा, बल्कि उत्तर प्रदेश के सांसदों के पास गया तो उनको ये सबसे ज्यादा एक गुमान था कि भाई योगी जी को बाहर इतना क्यों भेजा जा रहा है, वो हमारी सीट पे क्यों नहीं आ पा रहे, लेकिन फिर भी वो अपनी सीट पे गए। और नरेंद्र मोदी तो बड़ी सभाएं करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने छोटी सभाएं करी। बल्कि कल मैं काशी में किसी चैनल में डिबेट कर रहा था तो सपा का प्रवक्ता कह रहा है, अरे आप तो चुनाव हार रहे हैं, योगी जी को नुक्कड़ नुक्कड़ जाना पड़ रहा है। मैंने कहा नुक्कड़ नुक्कड़ जाना नहीं पड़ रहा है, वो आप काशी की सीट पर जाएं, गोरखपुर की सीट पर जाएं, देवरिया की सीट पर जाएं, आपको विधायक मिलेंगे, भाजपा के मंत्री मिलेंगे जो पदयात्रा कर रहे हैं 200 लोगों के साथ। समाजवादी पार्टी ऐसी है, फेज के शुरू होने से पहले तक लखनऊ में ही बैठे रहते हैं, टिकट पे ही मंथन चंथन। और देखिए जोड़ी ऐसी है कि जब आप विपक्ष से बात करेंगे तो स्वतः नाम लेते हैं मोदी और योगी का। इस इलेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स में से एक मैं मानता हूं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल में कहा था कि मुझे गर्व है कि मेरे मुख्यमंत्री योगी और मैं वाराणसी से सांसद हूं। उस एक स्टेटमेंट ने वो सारी चर्चाओं पे काफी हद तक विराम लगाई जो दिल्ली वर्सेस योगी की होती थी। तो केजरीवाल जी अपनी कहानी अब कहां सुनाएंगे कि 2 महीने के मुख्यमंत्री हैं? तो केजरीवाल, बट प्राइम मिनिस्टर ने केजरीवाल के उस कथन के कोई हफ्ता 10 दिन बाद कहा था, और अगले दिन जो अमित शाह जी ने खंडन किया था कि 75 पे रिटायर नहीं होंगे, वो योगी पे चुप थे। योगी का क्या है ना कि मतलब चूंकि आपने केजरीवाल की बात छेड़ी। देखिए मंचों से कौन सी खबर पढ़नी है और कौन सी जो नई खबर छपी वो बतानी है। अगर मंचों से नरेंद्र मोदी ने किसी अपने मुख्यमंत्री की इतनी जोर से तारीफ करी कभी नहीं, तो वो योगी आदित्यनाथ है। चाहे वो एक टर्म दे दिया योगी प्लस मुझे लगता है योगी उपयोगी। मैं एकदम डिसएग्री करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी स्पीच पे उठा के देखिए, अपने बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का वो मनोबल ऐसा बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैंपेन के दौरान, बाद में नाम लेना भले उन्होंने बंद किया क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि इलेक्शन में इसका फायदा नहीं है, लेकिन शुरू में लगातार उनकी भी तारीफ। खट्टर साहब को हटाना था, हटाने से एक दिन पहले आपने देखा कि कैसी तारीफ। तो वो इस काम को करते हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा ने आप जब कमान कहना क्या संभाली चाह रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को लेके कोई अलग रणनीति होगी, और वो अलग रणनीति सिर्फ अच्छी एक बात। गॉसिप की दुनिया में नहीं, चलती अच्छा, है। रजत जी को भी जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने क्या बोला था कि पहले तो केवल मोदी से परेशान थे, अब इसमें एक नाम और जोड़ दिया गया है, योगी। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि भाई आप उस नेता को नर्चर कर रहे हैं। आप एक सिंपल बात सोचिए कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो चेहरा थोड़ी थे, और उतनी सीटें तो बीजेपी को अभी भी नहीं आई विधानसभा में वहां पे। तो ये बीजेपी का सिस्टम है जो उस नेता को नर्चर करता है। हाँ, गॉसिप की दुनिया में जरूर ये चलने लगता है, जो बीजेपी को और किसी तरीके से नहीं हटा सकते तो चलो मोदी वर्सेज योगी या अमित शाह वर्सेज योगी इस तरह की चीजें करें। ग्राउंड पे दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं। और मैंने पहले भी एक बार इस बात को कहा था कि किसी दिन बीजेपी के सिस्टम ने तय किया कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाना है तो 24 घंटा नहीं लगेगा। सर मैं एक लाइन जोड़ देता हूं सर, एक तारीफ को लेकर जोड़ देता ये हूं। तो केजरीवाल जी गुजरात की के अंदर भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे नरेंद्र मोदी गए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री थे तारीफ में कहा था कि जो मैं गुजरात में काम करके गया हूं उसको बहुत तेजी से आगे विजय रूपाणी बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं ऐसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। और 1 साल बाद विजय रूपाणी का इस्तीफा हो गया था। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर तारीफ कर रहे तो मतलब मुख्यमंत्री बना ही रहे। लेकिन सौरभ अगर आप लोग इस दिशा में एक खतरनाक मोड़ तक ले जा रहे हैं। सस्पेंस क्रिएट हो गया। शांतनु कुछ कहना चाह सौरभ, रहे जब हैं? हम जमीन पे जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो आता है कि मुझे मोदी जोगी मंदिर दे दियो, मोदी जोगी गैस दे दियो। ऐसा आपको किसी और स्टेट में सुनने को नहीं मिलेगा कि आपको ऐसा किसी और एक कपलिंग सी है। मोदी योगी एक शब्द माना जाता है, वो सिलेबल भी मिलता जुलता है, वोटर एक साथ निकलता है वोटर के मुंह से। कहीं चले जाएं आप, शहर में चले उसकी जाएं, गांव दूसरी में बड़ी चले बड़ी जाएं। साफ साफ है ना, आपको यूपी डिलीवर करना है, तो और यूपी में आपको मालूम है कि योगी ऐसा किसी और स्टेट में नहीं मिलता जहां भाजपा का फास्टेस्ट मुख्यमंत्री है। ग्रोइंग में योगी बहुत बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर अगर स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से ऊपर आया है। नहीं, योगी आदित्यनाथ एसेट हैं बीजेपी के लिए, इसमें कहां कोई संदेह होना चाहिए। कौन व्यक्ति अपने एसेट को खराब करता है? ठीक बात। योगी आदित्यनाथ को जितनी ताकत ये लोग दे रहा है। ठीक बात। लेकिन यूपी आपके हिसाब से या बीजेपी के हिसाब से मैं कहूं तो अब क्योंकि इन्होंने कहा 70 मैक्सिमम बीजेपी 70 जाएगी, 80 में 70 कौन कहेगा कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या बीजेपी इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती थी कभी? शुरू में ये टारगेट जरूर रखा गया था कि 75-76 तक भी हम लेके जाएं, क्योंकि आइडियल सिचुएशन है बीजेपी के लिहाज से। अभी के समय में देखें, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, गठबंधन के मामले में आरएलडी आपके साथ, ओम प्रकाश राजभर आपके साथ, जो कि पिछले चुनाव में भी नहीं थे, बसपा सपा साथ नहीं है, वो भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से बहुत जरूरी था कि ट्रायंगुलर फाइट हो। तो इन सारी परिस्थितियों में निश्चित तौर पे इससे आदर्श स्थिति बीजेपी के लिए नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश में। ये 2014 वाली स्थिति भी नहीं है। 2019 तो खैर बहुत मुश्किल स्थिति थी कि सपा बसपा का गठबंधन जैसे ही साथ हो जाता है सौरभ, कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम, यादव और दलित मिलके वो बुके पहुंच जाता है 57-58%, 60%। तो वहां पे कहां फाइट में रहेंगे? लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं थी, और इससे आदर्श स्थिति बीजेपी के लिए नहीं हो सकती थी। सीट को लेकर जरूर जैसे ये बात कही जाती है, कई बार आपको बताया जाएगा कि हाँ ये कैंडिडेट खराब हुआ। मैंने तो जितने साल बीजेपी कवर किया है, और किसी भी पार्टी को आप कवर कर रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है कि हर बार सारे कैंडिडेट आपके आदर्श कैंडिडेट हों। कुछ कैंडिडेट खराब होते ही हैं, और उन खराबी की वजह ऐसा नहीं होता है कि बीजेपी लीडरशिप को पता नहीं होता है, लेकिन वो कई बार मजबूरी में आपको देना होता है। बीजेपी अपने एलाइज को बीजेपी जिम्मेदारी मान करके ढो करके लेकर के चलिए, एलाइज का और साथ मिलता तो ये नंबर बेहतर होता। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि एलाइज भी अगर उसी रूप में मजबूत रहते तो ये नंबर्स और बेहतर हो सकता था। बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी ताकत दी एलाइज को, और जब मैं पूरी ताकत की बात बता रहा हूं तो चुनाव में जिस प्रकार के संसाधन लगते हैं, उन संसाधनों में भी एलाइज की सीट को लेके कोई भेदभाव नहीं किया गया। उनके साथ भी वैसे ही लगाया गया, अपने कार्यकर्ताओं को वैसे ही लगाया गया। समस्या ये हो जाती है कि एलाइज की जो पॉलिसी, जैसे आंध्र प्रदेश में, वहां पर एलाइज आपके लिए एसेट इस लिहाज से रहा कि वहां पर बीजेपी ने बहुत आसानी से स्वीकारा कि इज बिग ब्रदर, और तुरंत ही पहले दिन ही वहां पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई थी, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रदेश के स्तर से लेकर बूथ के स्तर तक थी। यानी कि जो भी मुद्दा, जो कुछ भी करना है, एक बार तय किया गया और तुरंत उसको बूथ लेवल तक स्कैटर कर दिया जाता था कि आज हमें ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, इस मुद्दे को उठाना है। कई जगह एलाइज को लेके ये परेशानी रही, वहाँ पे उतना स्मूथ नहीं था। चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर लें, बिहार की बात कर लें, वहाँ पे वो स्मूथनेस था नहीं जितना बाकी जगहों पे हुआ। उसके चलते एलाइज कई जगह बीजेपी पर बोझ भी ये बंगाल में बीजेपी का 26 से 28 सीटों तक पहुंचना जो सर्वे दावा कर रहा है, ममता बनर्जी के लिए क्या इसमें छिपा हुआ है आप संदेश? अगले विधानसभा चुनाव के लिए उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस प्रकार से, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो उनकी लोकप्रियता है ममता बनर्जी की, उनका अपेजमेंट पॉलिटिक्स जो करती हैं वो, और तीसरी चीज की जिस प्रकार का डोमिनेंस वो दिखाती थी वायलेंस करा के, वो उनके लिए एसेट था। अब उस पर पूरी तरह से लगाम लग रहा है। उसमें एक बड़ी वजह है कि बीजेपी ने अपने प्रदेश के संगठन को, जैसे अधिकारी बंधु को जितना फ्री हिट दिया गया है, अब सोचिए कि दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को बीजेपी ने सालों साल से जो अपने नेता हैं उनको किनारे किया, और उनकी कीमत पे एक तरह से अधिकारी बंधु को उतना फ्री हैंड दिया गया है।
उसका बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी के लिए अगले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी का ऐसा नेता है जो आपसे हेड ऑन करने को तैयार है। इसका फायदा वर्कर्स तक पहुंचता है।